नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मरियम फातिमा, वतन की आवाज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबर पर। तेलंगाना का इलेक्शन फाइनल फेज में आ गया है और इस इलेक्शन में जो सबसे बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है वो मुस्लिम वोट। अब जहां तक मेरा ताल्लुक है, मेरी जिंदगी वक्फ है मेरी कम्युनिटी मुसलमानों की। न मेरा कोई जाति का कोई मांग है, ना मैं कोई मेरी जात के लिए ठहरा हुआ। मेरी कौम बहुत गरीब है, बहुत कमजोर है। हर वक्त इसका इस्तेसाल किया गया, वोटों का इस्तेसाल किया और हमारी कौम को कुछ नहीं मिला। तेलंगाना मूवमेंट जब चला तो कई लोग तेलंगाना के खिलाफ थे। मैं आगे बढ़ा और केसीआर के साथ तकरीबन 12 साल इस मूवमेंट के अंदर था। सारा तेलंगाना फिरा और बेलॉस काम किया। वजह यह थी कि ये जो दक्कन है, तेलंगाना है, इस तेलंगाना के डेवलपमेंट में हमारी कौम का बहुत बड़ा हाथ है। इनके नक्शे कदम भी सारे तेलंगाना के अंदर, जैसे निजामाबाद है, आदिलाबाद है, जहीराबाद है, करीमनगर है, मौजूद है। मैं मुसलमानों को कन्विंस किया इस बात के कि यहां तक कि यह अपना वतन है, इसकी आजादी एज अ स्टेट जरूरी है और यह भी लाजिम है कि हम जो मुसलमान गांव में रहते हैं उनकी तादाद बहुत कम है और मूवमेंट के अंदर तकरीबन तेलंगाना का हर फर्द शामिल है। और मैंने यह बात कहा कि ये कुव्वतें जो तेलंगाना मूवमेंट के खिलाफ है, इनका साथ मुसलमान नहीं देना चाहिए। ये हमारा वतन है और इस वतन की खातिर हमने केसीआर का साथ दिया, खुलकर साथ दिया। और सिर्फ मैं था जो मुसलमानों को फिर कर कन्विंस किया। सारा तेलंगाना फिरा और मुसलमान वोट डाले। हम लोगों को मुसलमानों को इन जनरल केसीआर से बड़ी उम्मीदें वापसता हो गई। यह हमारी तहजीब की बात करते थे, हमारी जुबान बोलते थे और खुल्लम खुला कई वादे किया गया। सबसे फोरमोस्ट वायदा जो किया गया वो 12 अक्टूबर। मैं इस बात को बहुत ही स्पेसिफिकली बोलना चाहता हूं कि मुसलमानों के डेवलपमेंट के लिए रिजर्वेशन इंतहाई जरूरी है। इसका सबूत आप देखिए कि कांग्रेस पार्टी ने 4% रिजर्वेशन किया, तकरीबन 16-17 साल हुए रिजर्वेशन और इस रिजर्वेशन की वजह से मुस्लिम कम्युनिटी को बहुत फायदा पहुंचा, खासकर गवर्नमेंट जॉब में, मेडिकल सीट्स। इसके अलावा कई वायदे किए गए जो छोटे मोटे थे। मसलन केबीआर पार्क का नाम बदलकर आसिफ जाएगी बहाल सकती है। मसलन इस्लामिक सेंटर बना देंगे। मसलन इस किस्म की और बहुत सारी बातें। अजमेर के अंदर बात बना देंगे, जहांगीर की दरगाह को डेवलप कर देंगे। अब अफसोस की बात यह है कि इनमें से एक वादे की भी तकमील नहीं। और मुसलमान बहुत मायूस हुए। उसके बरखिलाफ जो चीज हुई, हमारे तकरीबन 40 कॉलेजेस बंद कर दिए गए।
खुद जिस कॉलेज में आप बैठे हैं इसको भी ताला लगा दिया गया और मैं मजबूर हुआ कि अदालत से जो रुजू हूं और उसके फैसले के बाद इन इदारों को चालू किया। जहां तक इंजीनियरिंग कॉलेज का ताल्लुक था, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से मैंने इन कॉलेज को बाकी रखे, न सिर्फ मेरे बल्कि कई शादान ग्रुप और कई कॉलेज। अब यह सवाल यह पैदा होता है कि ये इलेक्शन है, यकीनन एज अ कम्युनिटी और एज अ कम्युनिटी लीडर मुझ पर लाजिम है कि मैं मेरी कम्युनिटी के लिए खड़ा रहूं। और आप लोग देख लीजिए, इस वक्त जब शदीद कशमकश हो रही है पॉलिटिकल, मुसलमानों की बात सिवाय मेरे कोई नहीं कर रहा। आप देख लीजिएगा ये बात। मैंने कहा, मैंने रेवंत रेड्डी से कहा जब वो मेरे घर आए, मैं बोला ये खाली बकवास फायदा नहीं है, वादा की गारंटी होना। और मेरी मांग बहुत मामूली है, ये कोई पर्सनल बात नहीं है। जो वेलफेयर स्कीम कांग्रेस दी है, ऐलान की है, उसका 10% हिस्सा हमको दे दो, आप 90% ले दो। हम गरीब हैं, मेरी कम्युनिटी दलितों से भी गरीब है, इसमें कोई शक नहीं है। हम बहुत बैकवर्ड है, हमारी कोई सियासी पनाहगाह नहीं है नेशनल लेवल। और फिर जो हमारी राइट्स है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 38 के तहत, उनको एनफोर्स करो। ये लाजिम है कि हमारे बच्चे तालीम हासिल करें। अब ये बात चलते चलते आगे बढ़ी और आप लोग देख रहे हैं कि तेलंगाना का मुसलमान मुत्तहिद होना शुरू हो गया। और मेरा ये नारा है कि मुसलमान मुत्तहिद हो जाओ। मुसलमानों की खुबत इत्तेहाद में है, इंतशार में नहीं है। और उन खुबतों का साथ दो जो तुम्हारा साथ दे। हमने केसीआर का साथ दिया, मायूसी हुई। कांग्रेस चाहती है कि इस इलेक्शन के अंदर उन्होंने ऐलान किया कई वेलफेयर स्कीम्स का। हम बहैसियत कम्युनिटी कांग्रेस से, अगर कांग्रेस का फायदा होता है वो एक अलग बात है, जिम्नी बात है। फायदा तो पहले हमारी कम्युनिटी का होना चाहिए। बाय वे ऑफ वेलफेयर स्कीम्स हमको 10% देना ही चाहिए। हम गरीब हैं, बहुत गरीब हैं। हमारी मांग क्या है? अगर आप 1000 घर दे रहे हैं, 100 घर हमारे गरीबों को। अगर ओल्ड एज पेंशन दे रहे हैं 1000 आदमियों को, 100 मुसलमानों को दो। 2500 रुपए आप दे रहे हैं, बेहतरीन स्कीम है। हमारी औरतों को भी 2500 दो, 100 में से 10 को दो, 1000 में से 100 को दो। इसके अलावा कोई जातीय एजेंडा नहीं है। अब हकीकत इस बात की है कि बहुत हद तक मुसलमान मुस्तहिद हो गया है। और ऐसा लगता है कि मुसलमान वोटिंग पैटर्न भी लार्जली जो है ना उस तरफ जाएगा जहां पर इनको वेलफेयर स्कीम्स की गारंटी हो। अब जो पैटर्न आया है बाहर, कांग्रेस, बीआरएस, बीजेपी, फिर हैदराबाद में बंदिश। जहां तक बंदिश का ताल्लुक है, यकीनन 7 सीटों पर हम उनकी मदद करेंगे, उन्हीं को वोट डालेंगे।
हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मुसलमान रिप्रेजेंटेशन असेंबलीज में, पार्लियामेंट में हो। अब ये होते होते गुज़िश्ता कल एक वाकया पेश आया। जनाब महमूद अली साहब, होम मिनिस्टर तेलंगाना, इनसे और इनकी फैमिली से मेरे तकरीबन 50 साल के ताल्लुकात हैं, जो मुझे बहुत अच्छा जानते हैं। मैं इनको बहुत अच्छा जानता हूं। किसी को भी शख्सी तौर पर टारगेट नहीं किया। हमने मुसलमानों के लिए खड़े रहा। मेरा जीना इस कौम के लिए, मेरा मरना इस कौम के लिए। मैं खुली खुली बात करूं, यहां मेरे पास कोई और एजेंडा नहीं है, न था न है। मैं खिदमत करता हूं मेरी कौम की बाय एजुकेशन। इन इदारों की हिफाजत किया मैंने। मुमताज कॉलेज, मदरसा आइजा, अनवर। अब यहां पर एक जो इल्जाम बार बार लगाया जाता है वो है वक्फ की जायदाद। अब मेरे दोस्तों, आप लोग जरा गौर से सुने तो, जहां तक औकाफ का ताल्लुक है, वक्फ अल्लाह ताला की जायदाद है। मुसलमान सिर्फ बेनिफिशियरी है उसका। ये जायदाद अल्लाह ताला की है। इस जायदाद के साथ बेईमानी वही शख्स कर सकता है जिसका अल्लाह ताला से ईमान नहीं है, जो डरता है। थोड़ी सी हिस्ट्री आप लोगों को दे दूं। ये मुमताज कॉलेज मुसलमानों का एक ऐसा इदारा है जो एसेट के हिसाब से सबसे ज्यादा बड़ा है। इसका बैकग्राउंड यह है कि तकरीबन 100-150 साल पहले मुमताज जरौद्दौला ने इसको कायम किया। आला हज़रत से 20 एकड़ जमीन मंजूर कराई और उस 20 एकड़ जमीन मदरसे आसिफिया को दी गई और वो इदारा चालू। ये पायरेट था मुमताज मुस्लिम एजुकेशन। इसके बाद 1956-57 में निजाम से 45 एकड़ जमीन खरीदी गई बाय वे ऑफ रजिस्टर्ड सेल डीड। पहले की 20 थी। ये जुमला हो गई 65 एकड़। 57-58 के अंदर गवर्नमेंट ने उसमें से पार्ट जमीन को एक्वायर किया और आंध्रा कॉलोनी कायम की। इसका कंपनसेशन कॉलेज को मिला। इसके बाद मुमताज कॉलेज एग्जिस्टेंस में आया। '89-90 के अंदर एक वाकया पेश आया। इसकी जमीन के ऊपर लैंड ग्रैबिंग हुई। एक जावेद सिद्दीकी और शाहिद सिद्दीकी, दो नाम के थे, उन्होंने लैंड ग्रैबिंग की और जाली दस्तावेजात बनाए गए 6 एकड़ के। उस वक्त जनाब गुलाम जद्दानी साहब सेक्रेटरी थे, डॉक्टर मन्नान चेयरमैन थे। सुबह का वक्त था, फजर के बाद में बैठा था। जद्दानी साहब, जिनके खानदान से मेरा करीबी ताल्लुक है, बहुत करीबी ताल्लुक है, वो आए और कहा कि ये मुझसे नहीं हो सकता, ये आप समझ लो। तो मैं बोला, ये मेरे पे पहले से अनवालू का कुछ पहुंचा है, ये काम नहीं होता। नहीं आप समझ लो। इन्होंने मुझे हैंड ओवर कर दिया। उसके बाद मैंने जब तहकीक किया तो इसके डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। कॉलेज का एक लेक्चरर था अमजद सिद्दीकी, उसका इंतकाल हो चुका है। उस शख्स ने मेरा साथ दिया और आर्काइव से और हर जगह से हमने डॉक्यूमेंट जमा किया। वह एक हैदराबाद में एक मोहम्मद इलियास नामी एक एडवोकेट रहा करते, वो इत्तेफाक से मुमताज कॉलेज के मेंबर भी थे। एक दिन उनकी वाइफ के पास से टेलीफोन आया कि कुछ डॉक्यूमेंट्स उनके पास है। तो वो डॉक्यूमेंट मैंने निकाला, देखा
तो वो गोल्ड माइन था। उसमें वो सारे डॉक्यूमेंट मुझे मिले जिसकी जरूरत थी मुकदमा लड़ने के लिए। मुकदमा लड़ा गया और उसके बाद हमने मुकदमा जीता। यह उसका फैसला है और इस मुकदमे के अंदर कोई ना मेरी मदद की, ना मेरे एक पैसा किसी फाइनेंस किया। ये खुद मेरा पर्सनल एफर्ट था और मेरी कौम के लिए क्या, मैं मेरी आखिरत के लिए क्या, मैं खुश हूं उस बात से। अब ये जमीन जो है, इसमें से तकरीबन 30 एकड़ जमीन एक्वायर की गई आंध्रा कॉलोनी के लिए। कुछ जमीन एक्वायर की गई वाटर पाइपलाइन के लिए, तकरीबन 710। इसके अलावा कुछ रोड वाइडिंग में गई। अब इसके अलावा जो जमीन इस वक्त है वो 32 एकड़ 16 गुंठे, ये इसका नक्शा है। और ये नक्शा लैंड ग्रैब कोर्ट के ऑर्डर से बनाया गया है, जो इस जजमेंट में पूरी तरीके से मौजूद है। अब ये जमीन शर का बाइस है, ये जमीन फितने का बाइस है। हर थोड़े दिन को एक मसला उठता है और उस पर इल्जाम लगाया जाता है। कल इन्होंने इल्जाम लगाया मुझ पर कि मुझ पर 19 केस है और मैंने जमीन की जो है ना गदरबूद की है। लोगों, मेरे भाइयों, या बहुत सारे गैर मुस्लिम भी है, मुसलमान भी है, जहां तक मेरा ईमान है यह कुरान है, यह कुरान है, मेरा ईमान है। पता नहीं महमूद अली का ईमान क्या है, क्योंकि उसने जो गुफ्तगू की सैयदना उमर के बारे में, वो हमारे लिए नाकाबिल कबूल है। ये मेरा ईमान है। मैं अल्लाह को हाजिर जान के बोलता हूं, 1 इंच जमीन का मैंने गदरबूद नहीं किया। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। अगर मैं किया हूं तो अल्लाह के पास जवाब दे है। अगर मुझ पर इल्जाम लगा रहा है तो ये काजिब, ये कज्जाब, लानत है, लानतुल्लाह काजिबिन जैसा कुरान में लिखा है। इसका फैसला मेरा और उसका अल्लाह के पास होगा। मैं जानता हूं उसने क्यों किया ये बात। जीआरएस पार्टी को इस बात का यकीन हो चुका कि मुस्लिम वोट मिलने वाला नहीं है, और मैं कहता हूं नहीं मिलने वाला है। नहीं, मैं कहता हूं नहीं मिलने वाला है। मेजॉरिटी वोट कांग्रेस का, मैं कहता हूं जानी चाहिए। कांग्रेस ने हमको 12% दिया रिजर्वेशन, आप 4% दिया रिजर्वेशन, आपने 12 का वायदा किया, 1 भी नहीं दिया। किसको देना चाहिए मुसलमान? आप हजरात बोलो, ये नेशनल है। अब रेवंत रेड्डी ने मुझे घर पर आया, मिला, उसे वादा किया कि मैं जो भी वेलफेयर स्कीम है उसमें से मैं 10% बराबर मुसलमानों को ट्रांसपेरेंट तरीके से दूंगा। मेरे लिए काफी है, मेरी कौम के लिए काफी है, उसकी गुर्बत के लिए काफी है। सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि मैं खड़ा रहा मेरी कौम की खातिर, तो मुझे जात पर हमला, ऐसा ये इसका महमूद अली का खून है जो पुकार रहा है। मेरा दर्द अलग है, मेरा खून अलग है। मुझे फख्र है इस बात। मैं मुसलमान हूं, सहाबा की मेरे ईमान का जुज जानता हूं। मैं यह गुफ्तगू नहीं कर सकता, खुदा की खत्म नहीं कर सकता कि उमर के बाद, सैयदना उमर के बाद अगर कोई पैदा हुआ तो 54 में केसीआर पैदा हुआ। ये बात मैं नहीं बोल सकता, खत्ता ही नहीं बोल सकता। अब झुटलाता है शख्स। आ जाओ फॉरेंसिक लेबोरेटरी में, सारा खर्चा मैं बर्दाश्त करने तैयार हूं। दोस्तों, मैं इस झगड़े को पर्सनल बनाना नहीं चाहता, फायदा नहीं है। अगर मैं बहुत कुछ बोल सकता हूं, मैं नहीं बोलना। मेरा दर्द और है, मैं कर्मजाफी की तरफ जाना नहीं चाहता। मेरा एजेंडा सिर्फ और सिर्फ मेरी कौम है,
उसका डेवलपमेंट है। इसके अलावा अल्लाह की कसम कुछ नहीं। मैं देखता हूं सुबह और शाम, 40 साल से बैठा हूं इस इदारे में। आओ देखो, आप लोग मुमताज कॉलेज आ जाओ, ये जमीन की हिफाजत देख लो, आ जाओ आ जाओ, हाँ देख लो। दोस्तों, बात ईमानदारी की होना चाहिए। जे महमूद अली, इनकी बीआरएस में क्या हैसियत थी मैं जानता हूं। अब मुश्किल क्या हो गई कि इनकी इफादियत का, इनकी इफेक्टिवनेस का अंदाजा केसीआर केटीआर को हो गया है कि यह मुस्लिम वोट ला नहीं सकते। लिहाजा महबूब आलम को गाली दी, सुना गया कि डायरेक्शन दिया गया कि इनके ऊपर अटैक करो। मेरी कौम के लिए मर मिटने तैयार हूं, मेरा ईमान अल्लाह पर है, मैंने डरता। इमरजेंसी के अंदर 3 महीने अंडरग्राउंड था। इमरजेंसी के बाद मिसेस गांधी जेल गई और छुट्टी पाए तो मैं जाकर मिलकर उसको हैदराबाद लाया और दारुस्सलाम में जलसा हुआ। कई केसेस, रमीजाबी केस हो, सिकंदराबाद कॉन्फ्रेंस केस हो, कई केसेस मैंने खुद हैंडल किया और लड़ा है मेरी कौम की खातिर। ये कोई नई चीज नहीं है। अब यहां पर चंद चीजें हैं जो ये जनाब झुठलाते हैं। अब गौर से देखिएगा, 60 साल की कांग्रेस रूल में इतने मस्जिद शहीद नहीं हुए जितने ये 9 साल के अंदर हुए। मस्जिद हाशमी सेक्रेटेरिएट वास्तु की वजह से तोड़ दी। मस्जिद दफ्तियार सेक्रेटेरिएट तोड़ दी। मस्जिद कुतुबशाही और खबरस्तान तो हयात नगर खत्म हो गया। मस्जिद तीन खाना शामिल पेट, मस्जिद कुतुबशाही और गिरफ्तार जिलालगुड़ा, मस्जिद एक खाना अंबरपेट, मस्जिद ख्वाजा महमूद शमशाबाद, मस्जिद नूरी शमशाबाद। और ये सारे मस्जिदों की शहादत के वक्त ये शख्स होम मिनिस्टर था। क्या इन्हें इस शख्स ने कभी एहतजाज किया वह हैसियत मुसलमान होने के? क्या कभी कहा कि क्यों तोड़ रहे हैं मस्जिद? जब तुम्हारी खुतबत थी, चीफ मिनिस्टर थे, आप गौर से देखिएगा, उस्मानिया हॉस्पिटल है तोड़ दो, एरम मंदिर है तोड़ दो, तिब्बी कॉलेज है तोड़ दो, मेटरनिटी का हॉस्पिटल है औरतों का तोड़ दो, गंडीपेट 111 बर्खास्त कर दो ताकि गंडीपेट सूख जाए, हिमायत सागर खत्म हो जाए। ये क्या बात है? अरे खुदाई कसम, ये हमारा वतन है, इससे हमको मोहब्बत है, ये हमारी असलाफ की निशानियां हैं। हम तो चाहते हैं कि हर आदमी जो हैदराबाद का है, वो चाहे हिंदू रहे या मुसलमान रहे, वो खड़े रहे। इस बात उस्मानिया हॉस्पिटल टूटेगा, हाईकोर्ट में एफिडेविट भी डाल दिया गया है कि नाकाबिले रिपेयर है, वापस बनेगा। उस्मानिया यूनिवर्सिटी से उर्दू डिपार्टमेंट खत्म हो गया, सड़कों पे तो उर्दू के बोर्ड खत्म हो गए। और ये मसाइल अगर मैं उठाऊं बहैसियत एक सिटीजन होने के नाते, बहैसियत एक फर्द उस कौम का जो गरीब है और मायूस है, वो कौम जो बिल्कुल मुफलिस है, अगर मैं मसला उठाऊं तो मैं ये फेस करता हूं। मेरा ईमान है मेरे यार, ये मेरा ईमान है। कुरान अल्लाह की कसम खा रहा हूं, मैं एक पैसे का किसी का लिया नहीं, ना एक इंच जमीन में कभी जिंदगी के अंदर किसी की भी आज तक मैंने कब्जा नहीं किया। हाँ, इनकी हिफाजत क्या है, मेरी आखिरत का सौदा है, क्या है, पक्का क्या है। ये महमूद अली से पूछो कि इसका कंट्रीब्यूशन क्या है मुसलमान कौम को, पूछो। और मेरी जात पे हमला करता है और बोलता है कि मैं जो है ना मेरे खानदान की जायदाद खाया।
उसके लिए भी आप लोग गवाह, ये खत्म करता हूं अल्लाह ताला की, मैंने मेरे खानदान की ये कहीं जमीन नहीं बेची, ना किसी भाई की जायदाद है। इन मुंतजिरों इस शख्स ने कहा है कि 25 तारीख को ये सब रिकॉर्ड लाएगा। आप सबसे वायदा है यकीनन इस शख्स को मैं डिफॉर्मेशन फाइल करूंगा, छूटेगा तो बल नहीं। और जहां तक मेरी कौम है, मैं फिर एक बार कहता हूं कि क्यों डालना चाहिए उनको, उस पार्टी को जो हमारी मस्जिदों को तोड़ दे? क्यों डालना चाहिए उस पार्टी को जो जिसने वायदे किए और एक भी वायदा पूरा नहीं किया? क्यों नहीं डालना चाहिए उस पार्टी को जो जिसने हमको 4% दिया? बोलो, आप लोग इंसाफ करो, एज अ ह्यूमन बीइंग बोलो, बोलो कब तक मुसलमान धोखा खाए और क्यों धोखा खाए? कहीं ना कहीं तो एंड होना चाहिए इसका। कोई एक शख्स उठकर पूछ रहा है कि मुसलमानों का हक क्या है इन वेलफेयर स्कीम से, मैं खामोश बैठ जाता हूं, बता दो। और मैं खड़े रह के पूछ रहा हूं तो इतना गुस्सा मुझ पर? यकीनन मुसलमान इस वक्त मुत्तहिद हो रहा है। मेरी अपील है मुसलमानों से, चाहे वो तेलंगाना के किसी गांव में हो, मुत्तहिद हो जाओ और अपने हक के लिए खड़े रहो। जो पार्टी को देने का वादा करती है यकीनन उसको पावर में लो। कांग्रेस वाहिद पार्टी है जो बीजेपी के खिलाफ खड़े रहती है। क्यों नहीं साथ देना चाहिए? क्यों नहीं देना चाहिए? पैटर्न देखो, सारी टेक्नोलॉजी देखो। एनआरसी का मसला आया पार्लियामेंट में, केसीआर साहब वॉकआउट कर गए। क्यों साहब, आप हमारी सपोर्ट में वोट क्यों नहीं डाला आपने? ट्रिपल तलाक का मसला आया, आपने फिर वही काम किया। क्यों नहीं साहब हमारी सपोर्ट में आया आपने? हम तो आपके लिए दिल खोल कर आए थे, बच्चा बच्चा हम आपको वोट डाला था। तेलंगाना फॉर्म नहीं होता अगर मुसलमान साथ नहीं देते। हमने खुलकर साथ दिया, आपने वादा किया, हमने आपको गले से लगाया। आज किस बात की रंजिश है आपको? किस बात की? अगर आप वादे पूरे करते, इनमें से 50% भी करते, यकीन मानो मुसलमान आज इनके साथ खड़े रहते। धोखा, झूठ, असेंबली पास करती है रेजोल्यूशन, जाया जाता है सेंटर को, जानते पूछते कि बीजेपी गवर्नमेंट देती है, वो तो 4% भी बर्खास्त करने का ऐलान कर दिया। क्या ये गुनाह है? मेरी कौम के लिए खड़े रहना गुनाह है? क्या मेरी जात के लिए मांग रहा हूं 4%? अल्लाह ताला मेरी रोटी दिया है, मेरा बिजनेस है, ये मेरा बिजनेस नहीं है, इसका मैं मालिक नहीं हूं। जिसका मालिक, इसकी मालिक वो कौम है जिसका नाम मुसलमान, ओपनली बोलता हूं। महमूद अली ये अपना दर्द बताया। महमूद अली, इसकी जिंदगी वहां पर गुजरती है, इसकी जिंदगी सुबह से शाम तक वो हरकत करते हैं जो हम मेरे लिए या आपके लिए इंतहाई जलील है। गैर जरूरी आप जाके हाथों की बोसे लेते हैं और आपकी एक आलेकार बाजू बंद बने हुए हैं। आप क्या किया है? मैं जानता हूं कि उसको बोला गया, उस पर हमला हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुसलमान मुत्तहिद है, पक्का मैं डिस्ट्रिक्ट का दौरा कर रहा हूं 100%। चाहे मेरी जान चला जाए इस मामले में बराबर करूं। मेरी कौम का मसला है, मैंने देखा है 40 वर्ष इस कॉलेज में बैठकर देखा है। गुर्बत मेरी कौम, 100 रुपये को गरीब औरतें, बेवा बच्चे आते हैं, वो इनका मददगार नहीं सिवाय अल्लाह ताला। आपने वादा किया था 12% का खुला, नहीं दिया 12%, 5 देना था।
अरे 3 देना था, 2 देना था, 1 देना था। उस रास्ते को अपना था तो राजशेखर रेड्डी ने अपना, क्यों नहीं? बोलो क्यों नहीं अपना? ये बाकी की तो बहुत फजूल चीजें हैं। रुबात बनाए ना बनाए, जागीर पे डेवलप होना, ये मामूली बात है। ये मसाजिद हैदराबाद उस्मानिया यूनिवर्सिटी की उर्दू गायब, डिपार्टमेंट की खबर था, भर्ती नहीं करते। हमारे अस्लाफ की बिल्डिंगों को एक दूसरे के बाद तोड़ने की आप मुहिम चलाते। पहले उठाया एरम मंदिर का पीछा, अदालत में गई बात। अब उठाया उस्मानिया हॉस्पिटल का पीछा, अब वो भी अदालत में है। बोलो क्या गलती है मुझे? बोलो एक इंसान के नाते बताओ मुझे, क्या मुसलमानों के लिए उठ खड़े रहना गुनाह है? क्या जुर्म है? कई हिंदू भाई हमारा साथ देते हैं, बगैर उनके इस मुल्क में हमारा रहना मुमकिन नहीं है। हमारा साथ दिया, इंतहाई क्रिटिकल स्टेज में साथ दिया हिंदुओं को, क्या हिंदुओं ने हमारा और देते हैं। मेरे भाई, झूठ महमूद अली की झूठ है, ये कज्जाब है। और इसकी जिंदगी सारी इमाम दामिन बनना और बोसा लेने पर। आप गौर से देखें क्या किया जरा मुसलमानों के साथ। वक्फ बोर्ड, एक आप ऐसे शख्स को चुने जिसका ताल्लुक तेलंगाना मूवमेंट से भी नहीं था, जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता था, वक्फ बोर्ड पे लाकर बिठा दिया आपने। क्या मुसलमानों की जिल्लत नहीं है? क्यों मुस्लिम कौम के अंदर कोई रिटायर्ड जजेस या रिटायर्ड ऑफिसर नहीं थे? क्यों मुसलमानों को जलील किया? क्यों किया गया? ये जिल्लत नहीं है? बताओ क्या असर हो गया है? 70,000 एकड़ जमीन जो इस स्टेट के मुसलमानों की गुर्बत के लिए मोर देन इनफ। क्या असर? जो आदमी पढ़ नहीं सकता, जो आदमी लिख नहीं सकता, वो आदमी कैसे वक्फ बोर्ड चलाएगा? वो आप लोग तक ये क्या हो रहा है मुसलमानों के साथ? अब यहां पर यह महमूद अली साहब, आप होम मिनिस्टर, आगरा के अंदर एनकाउंटर, आज तक इंक्वायरी नहीं। आप होम मिनिस्टर, 40 मुसलमानों के कॉलेजेस बर्खास्त, अनवार मुस्तफा किया गया। आप होम मिनिस्टर, एच अफ्ताब जो है ना चीफ मिनिस्टर। ये मसाजिद बनते वापस, बनते वापस। अब बात उठाई जाती कि कांग्रेस को क्यों गए, बाबरी मस्जिद गए। यकीनन कांग्रेस के जमाने में बाबरी मस्जिद गई, लेकिन मत भूलो पीवी नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर, और पीवी नरसिम्हा राव का मुझे समय को केसीआर ने बिठाया टैंक बट पर, मत भूलो। पीवी नरसिम्हा राव नेकलेस रोड के नाम बदल के रख दिया गया, हैदराबाद यूनिवर्सिटी का नाम बदलने के लिए लिखा गया। ये उनकी मर्जी है, लेकिन क्या मेरी मर्जी नहीं है? क्या मुझको एक सिटीजन होने के नाते हक नहीं है कि मेरी कौम को होशियार करूं, उसको जगाऊं कि जागो, मुत्तहिद हो? आज यकीनन मुत्तहिद है। मुझे फख्र है कि मेरी कौम मेरा साथ भी है। रोज इतने टेलीफोन आते हैं, आप अंदाजा नहीं कर सकते। मेरी सेहत, मेरा उम्र भी साथ देना चाहिए। मैं डिस्ट्रिक्ट नहीं जा सकता, कई जगह से बुला रहे हैं, आओ आओ उठाओ, हमारी नींद से उठाओ। मैं फख्र से बोलता हूं कि मेरे वीडियो का तकरीबन तेलंगाना के हर मुसलमान के घर के अंदर, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर फिर रहे हैं। हद तो यह हो गया कि संगारेड्डी के अंदर मेरा वीडियो ऑटो पे फिक्स करके फिराया गया, नरसापुर में फिराया गया, कई जगह। मुझे फख्र है
मेरी जात के लिए नहीं किया है, ना करूंगा। जो जिंदगी है, जिस तरीके की जिंदगी ये गुजारा है, उससे अल्लाह की कसम मौत अच्छी है मेरी। जिस चीज को हम जिल्लत समझते हैं, उस चीज की मेराज है। केसीआर साहब हाथ बढ़ा देते हैं, गुस्सा करता है पूरी पब्लिक के अंदर। क्या ये जितने मुसलमान हैं, इनकी जिल्लत नहीं है ये? बोलो। अरे उस हाथ को बोसा करो जो हाथ गरीब को रोटी देता है। अरे उस हाथ को बोसा करो जो हाथ यतीम के सिर पर रखता है। उस हाथ को बोसा दो जो हाथ दुखते को उठाता है। अरे तुम उस हाथ को क्या बोसा देते हो? मैं आगे नहीं कहना चाहता जो जिस चीज के लिए इस्तेमाल होता है। ये बदनसीब है, बदनसीब है। उन्हें अपनी जिंदगी की मेराज समझ रहा है। दोस्तों, आदमी अपनी हैसियत को और औकात नहीं भूलना चाहिए, नहीं भूलना चाहिए। वक्त कैसा आता है, कैसा चलता है, कोई नहीं भूल सकता। कोई सोचा था कि कांग्रेस जिंदा हो जाएगी? कोई सोचा था कि तेलंगाना में कांग्रेस एक सियासी पावर बनकर उठ रही? सोचो आप, ये कालेश्वरम का जो वाकया हुआ, सोचो इस बात। लेकिन ये कुदरत थी जो इलेक्शन किया हुआ। तो आप कांग्रेस की तारीफ कर रहे हैं, जबकि मुस्लिम जो है कांग्रेस को आरएसएस की अम्मा बता रहे। भाई मैं नहीं समझ सका, आ जाओ सामने। जबकि मजलिस खुल के ये बता रही कि कांग्रेस ठीक है भाई, क्या ये बात जो है ना, मेरी जात के तक मुझे पूछो, कौन दूसरा क्या कर रहा है उसका मैं जिम्मेदार हूं। सब पिछले 9 साल से आप तो कार में बैठ के फिर रहे थे। जी, पिछले 9 साल से आप कार में बैठ के केसीआर साहब के साथ फिर रहे थे। उन्होंने आपके मैं 2 बार आए। मैं नहीं बैठी। जी, 2 बार आपके पास आए, आपके मकान। कौन? केसीआर साहब। 10 होता है जी। तो भाई पॉलिटिकल थिंकर्स का ये मानना है कि आपको राज्यसभा सीट नहीं देने पर आप ये सब कर रहे हैं। ये अज्ञान कुरान में है, आपका ईमान मेरा जी। ना मैंने पूछा, ना मेरे को किसी किस्म के उससे बात। ये आप 12 ये डिफॉर्मेशन के अलावा आपके साथ जो केसीआर ने जो वादे किए थे मुसलमानों के साथ, डिफॉर्मेशन और जो है डिस्ट्रिक्ट जाने के अलावा आपका नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा सर? क्या आप एक पॉलिटिकल जो है फ्रंट लेके आएंगे? मैं एक जो है सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म बनाएंगे? ना मेरी उम्र का तकाजा है, ना मेरी सियासी इजाजत देती है। मैं सिर्फ और सिर्फ मेरे भाइयों को, मुसलमानों को ये बात बोलता हूँ कि तुम्हारी जो पॉलिटिकल पार्टी साथ देती है तुम खड़े। सर महमूद अली साहब ये भी एग्जाम लगाए आप पे, कुछ एमएलसी कांग्रेस वाले आपको देते बोलकर कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं। अगेन झूठ बात है, मैंने कोई चीज नहीं मांगी कांग्रेस से। महमूद अली साहब का कहना है 2014 में आपके ऊपर एक एफआईआर हुआ था, वो क्या है था? नहीं समझा भाई, मेरी समझ में नहीं आई बात। केसीआर गवर्नमेंट आने के बाद 2014 में पहला एफआईआर आपके प्रदेश के ऊपर किया था कि तेलंगाना गवर्नमेंट बोल के ये बता रही है। ये बात इनकी गलत है। उस वक्त एक इरफान नामी शख्स ने चार्ज किया था जिसका ताल्लुक पुलिस से था। इसने मेरे खिलाफ नहीं, कईयों के खिलाफ किया, अकबर निजामुद्दीन के खिलाफ किया, कईयों के खिलाफ किया। मतलब अदालत में है। कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में 12% रिजर्वेशन और वक्फ बोर्ड को जुडिशियल पावर क्यों शामिल नहीं कर रहे? मैं कौन जिम्मेदार उसका? नहीं आप मैं बोल कोई रहे हैं ना, कांग्रेस आप बोल रहे हैं ना। तारीफ करके भाई, आप मुसलमानों को कांग्रेस की मैं कांग्रेस का मैनिफेस्टो लिखने वाला हूँ। क्या मैं मैनिफेस्टो में दिखाना तक? अच्छा, और एक बात है, अभी आप बोले 7 सीट पे आप मजलिस को सपोर्ट करेंगे बोल के, क्या नामपल्ली भी जो है ना आप यकीनन मजलिस को करेंगे support भाई, करेंगे? रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए असेंबली के अंदर। अगर 7 सीट को भी गारत कर देंगे तो पहले से क्या रिप्रेजेंटेशन है मुसलमानों का? नामपल्ली से फिर आपका मजलिस को सपोर्ट है। मजलिस खुद बोल रही कि कांग्रेस आरएसएस से मिली हुई है, फिर आप मुसलमानों को कांग्रेस की क्या तारीफ क्या कर क्या रहे क्या हैं। मजलिस खुद बोल रही साहब कि कांग्रेस आरएसएस से मिली हुई है। कौन क्या बोला मुझसे मत बोलो बात। साहब आप नामपल्ली में किसको सपोर्ट करेंगे? कांग्रेस को? मैं नामपल्ली के अंदर किसी को भी सपोर्ट नहीं करता। नहीं, आप अभी बोले ना साहब इमरान के यकीनन 7 सीटों मैं- को सपोर्ट करो बोल के, तो नामपल्ली में बोला किसको ना सपोर्ट करेंगे? आप बोला ना,
जहां तक शासन है, मैं बाउंड टू सपोर्ट। आपको यकीन है आप कांग्रेस गवर्नमेंट अगर फॉर्म करने के बाद आपसे जो वादे किए वो पूरा करेगी? कौन? कांग्रेस गवर्नमेंट अगर आई मैं तेलंगाना में, कोई खुदा नहीं हूं। नहीं आपसे जो वादे किए वो- देखिए ये मेरे सामने मैंने पूछा, उन्होंने वादा किया जी और किसी के बाद पीछे नहीं पूछा। जी रेवंत रेड्डी को बिठा के पूछा, उसने बोला था। नहीं, आप पूछने से नहीं, मैं मैनिफेस्टो में आना ना हो। आपसे आप तारीफ कर रहे हैं उनकी इस वजह से मैं तारीफ इसलिए कर रहा हूँ कि वो देने को तैयार हुए। जी सब देने के लिए तो केसीआर गवर्नमेंट से तैयार थी साहब। केसीआर गवर्नमेंट 12% अभी तक सदर है फिलहाल रेवंत रेड्डी के वीडियो वायरल जिसमें वो टोपी पहनने से दरार कर रहे हैं। क्या चीज? टोपी पहनने से दरार कर रहे, टोपी निकाल के फेंक रहे हैं कांग्रेस के सदर प्रेसिडेंट रेवंत किसकी रेड्डी। टोपी? कमास की टोपी अरे यार मैं तो नहीं देखा हूँ, और अगर टोपी मैं निकाल के रखा तो मैं मुसलमान नहीं रहता। सब रखने में और नहीं, कल वर्षपति पे नहीं है साहब, कोई शख्स को टोपी पहना रहा है। हाँ? कोई मुसलमान शख्स को टोपी पहना रहा था तो वो नहीं पहने। तो नहीं पहना होगा बिल्कुल। मेरे ने निकाल दिए सीधा सीधा, तो किनारे के बाद निकाले। वो टोपी पहनाने आप आपसे कांग्रेस से जुड़े हुए सवाल इस वजह से कर रहे हैं। क्या चीज? नहीं इसके खिलाफ नहीं करेंगे, कांग्रेस की जाके किसी के खिलाफ नहीं करेंगे। सर एक लास्ट क्वेश्चन ये है सर, तेलंगाना में सब आप तेलंगाना में जो है शहीद होने वाली मसाजिदों के नाम गिनाए आप, तेलंगाना में शहीद होने वाली मसाजिदों के आप नाम गिनाए, जबकि आज हिंदुस्तान की सियासत एक मस्जिद के नाम से चल रही है। उस मस्जिद को शहीद करने में कांग्रेस का पूरा हाथ है। बोला ना, फिर भी आप कांग्रेस का सपोर्ट मैं करोगे? 5 मिनट पहले बोला ना। बिल्कुल, फिर भी आप कांग्रेस का सपोर्ट अरे करोगे? मैं आपको बोला ना 5 मिनट पहले कि वो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव था। आज नरसिम्हा राव के मुजस्समे को किसने बिठा दिया लाके? कांग्रेस ने बिठाया। गौरव हुकूमत राजशेखर रेड्डी के टाइम भी एयरपोर्ट में मस्जिद को शहीद कर दिया, आज भी धूप में नमाज पढ़ रहे अरे हैं। आज भी वो मस्जिद फारूक आजम, यही महमूद अली साहब का वायदा था कि बनवा दूंगा। मैंने राजशेखर रेड्डी का भी आपका वायदा इसके था। बाद क्या जो है फर्दर एक्शन, कोर्स ऑफ एक्शन रहेगा वो बोलिए सबसे। जी इसके बाद आप क्या करेंगे? डिफॉर्मेशन मैं हो गया, इसके बाद- आवाम को खासतौर से मैं आपको साफ साफ बात बोल रहा हूँ ना, ये बात जरा गौर से सुन लीजिएगा। मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी चलाने वाला नहीं। पहली चीज, मैं सिर्फ और सिर्फ ये इलेक्शन आया है, इसके अंदर मुसलमानों को क्या बेनिफिट मिलता है? तो ये बेनिफिट ऑन पेपर नहीं दे रहे ना साहब, मैनिफेस्टो में नहीं दे रहे ना। आप इनकी बात पे यकीन पब्लिक को क्या इन्हों मैनिफेस्टो में कुछ भी नहीं दे रहे ना साहब, इन्हों ऑन पेपर कुछ भी नहीं दे रहे। उन्होंने बता रहे हैं 12% रिजर्वेशन के लिए कांग्रेस वाले बीआरएस पे इल्जाम लगा रहे, तो कांग्रेस वाले देते बोल के कहाँ बोल रहे साहब? भाई बोला वो लोग देते बोले नहीं देखिए, या बात- कोई जलसे में ना बात नहीं बोले, है। ऑन रिकॉर्ड रेवंत रेड्डी बोले ही नहीं साहब। नहीं देखिए आप क्या तो बात समझ रहे नहीं है सर आप ये बोलेंगे रेवंत रेड्डी साहब आप तो ये बोल रहे हैं। ऑन रिकॉर्ड कोई भी कांग्रेस का सीनियर लीडर 12% रिजर्वेशन हमारी 12% गवर्नमेंट, रिजर्वेशन कांग्रेस कभी भी नहीं बोली। फिर ये आप लोग फिर बीआरएस के ऊपर इल्जाम क्यों BRS लगा रहे? नहीं दी बोल के। बीआरएस का वादा था, मगर कांग्रेस के पास उसमें नहीं है। BRS का वादा दीजिए नाज़रीन, अब इजाज़त मिलते हैं अगली अहम खबर के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल वतन की आवाज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।